हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस पेपर। ओके, तो अभी वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, जिन बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2021 में एग्जाम होगा ही होगा। ओके, तो उसके लिए हम वन नाइट प्रिपरेशन नहीं हो सकती, तो हमें धीरे धीरे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं 2016 HSSC computer science paper, okay, from scratch, even each and every type of question, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो इंग्लिश से हो, चाहे वो हरियाणा जीके से हो, वो हम कवर करेंगे। ओके, इन द कमिंग 5 or 4 वीडियो वी हैव टू रैप अप ऑल दिस एंड देन वी स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago, the ratio between Sameer and Ashok age was 4:3. Means अशोक और समीर की रेशो एक वर्ष पहले थी 4:3 and 1 year after the ratio of their age will be 5:4. Okay, अब एक वर्ष प्रेजेंट एज से एक वर्ष पहले की वैल्यू दे रखी है इसने 4:3 एंड एक वर्ष बाद की रेशो दे रखी है 5:4। मीन्स यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल ईयर्स का गैप कितना है, दैट इज 2 ईयर। ओके, सो हम इसको दो मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं, और भी अप्रोच हो सकती है। तो यहाँ पे हम दो मेथड्स करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड एंड वन इज ट्रेडिशनल मेथड। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड हमें क्या कहता है, 4x + 2 एंड 3x + 2 क्या बनेगा, वो ये बनेगा 5:4। ओके, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स 1 ईयर बिफोर जो रेशो गिवन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए एंड 1 ईयर आफ्टर जो रेशियो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उस टाइम पे उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। ओके, सो आप इसको सॉल्व करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 16x + 8 इज इक्वल टू 15x + 10, तो दैट इज इक्वल टू x वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो अब यहाँ पे जो रेशियो की एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, so 1 year before the present age, the actual value of their ages will be 8:6 and 1 year after the ratio of their age will be 10:8. Okay, so अब क्वेश्चन क्या पूछता है, what is the sum of their present ages। अब हमें बात करनी है इस प्रेजेंट एज की, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक वर्ष पहले की आई है और एक वर्ष बाद की आई है। ओके, तो हम दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका जो सम बना दैट इज इक्वल टू 14, लेकिन 14 है एक वर्ष पहले दोनों की आयु। ओके, सो मीन्स समीर की आयु में भी एक ऐड कर दो और अशोक की आयु में भी एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 16, या फिर इनका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 18, लेकिन एक वर्ष बाद का आ रहा है, हमें चाहिए एक वर्ष पहले का, तो समीर में से भी एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अशोक में से भी एक ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी 16 ईयर। ओके, सो 16 ईयर इज द करेक्ट आंसर हियर। अब ये तो था ट्रेडिशनल मेथड, इसको करने में हमें ज्यादा टाइम लग गया। अब एक शॉर्टकट मेथड भी है, अब वो क्या है वो देख लेते हैं, और वो कहाँ अप्लाई होगा। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 से 4 मीन्स एक कम हो रहा है, 4 से 3 एक कम हो रहा है, हम डेफिनेटली लगा सकते हैं। अब दोनों की एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 ईयर। सो मीन्स यहाँ पे हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई 2। अब आप क्या करो, सिमिलर फंडा यहाँ पे लगाएंगे, वो आपके पास क्या होगा, ये 8:6 था एक ईयर पहले एंड 10:8 था एक ईयर बाद में। अगेन अब इसका सम पूछा, ये आ गया आपके पास 14 और ये आपके पास आ गया 18। तो अगर यहां से फाइंड आउट करोगे +2 करोगे और यहां से फाइंड आउट करोगे -2 करोगे। ओके,
सो जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 16 ईयर। सो लेकिन ध्यान रखना है शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब दोनों रेशियो सेम चेंज हो रही होगी। ओके, हो सकता है यहाँ पे 2 का चेंज दोनों में हो 3 का, अगर दोनों में चेंज सेम नहीं है तो ये 2 आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट। एट सिंपल इंटरेस्ट इज सम डबल्स आफ्टर 20 ईयर। इसका मीन्स क्या है, जो हमारे पास प्रिंसिपल था उतना ही हमारे पास इंटरेस्ट होगा, तभी तो वैल्यू क्या होगी, डबल होगी। ओके, सो लेट कर लेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्स वैल्यू है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी क्या हुआ, एक्स वैल्यू होगी। ओके, एंड आफ्टर 20 ईयर, यहाँ टाइम गिवन है आपके पास 20 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा समय टाइम अपॉन में 100। ओके, सो SI की वैल्यू भी क्या आई है आपके पास x एंड प्रिंसिपल भी क्या है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन है आपके पास 20 डिवाइड बाय 100। ओके, सो आप x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 5%। तो 5% ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पे मैथ्स में बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो भी आपको सोल्व करने आने चाहिए। Now the next question is again from the mathematics. The diameter of a circle is 105 centimeter less than the circumference. Means जो वृत्त का व्यास है वो 105 सेंटीमीटर कम है वृत्त की परिधि से। तो what is the diameter? Means what is the व्यास of the circle? तो सर्कल का व्यास क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस पता होनी चाहिए क्या होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। अब ये बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल का डायमीटर होता है वो क्या होता है r प्लस r, मतलब 2r होगा। सो जो 2r है इज 105 सेंटीमीटर लेस देन द सर्कमफ्रेंस। अब इक्वल करने के लिए सर्कमफ्रेंस में से हम 105 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जस्ट हमें इसको सोल्व करना है और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 105 को यहाँ ले आएंगे हम और 2r को वहां ले जाएंगे, 2 पाई r माइनस 2r, यहाँ से 2r कॉमन आ जाएगा पाई माइनस 1, ये 105 ही रहेगा। ओके, सो 2r क्या है यहाँ पे, डायमीटर ही है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 2r को 2r ही रहने देंगे, यहाँ से आएगा वैल्यू 105 अपॉन में पाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 105। पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1। ओके, 105 ये आएगा 15 और जो 7 नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, सो 15 सत्ता 105। सो 2r या यूं कहें कि डायमीटर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन में 49 सेंटीमीटर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा विच डिवाइड, जिसको डिवाइड करेंगे 77, 147 और 252 से टू लीव द सेम रिमाइंडर, जिसका शेषफल सेम आएगा हर केस में। अब क्योंकि उसने बड़ा नंबर पूछा है तो हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आपके पास 77 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 पे जाएगा। ओके, जो बाकी बचेगा रिमाइंडर वो क्या बचेगा, वो बचेगा 32। ओके, अब अगेन 147 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा 135। ओके, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 12। क्या दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो थर्ड को हम चेक नहीं करेंगे। मीन्स 45 तो नहीं है, उससे नेक्स्ट आपके पास क्या 35, तो 35 को चेक कर लो। ओके, जब आप इस 77 को करोगे 35 से तो रिमाइंडर बचेगा 7। ओके, 147 को जब आप करोगे 35 से
35 हो जाएगा 140, रिमाइंडर आएगा 7। अब 252 को अगर आप 35 से करोगे, ये जाएगा 7 पे, 7 35, 30 आती है 21 और 3 24, तो जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर की वो अगेन क्या आएगी 7। और हमने यही तो क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा नंबर तो मैच नहीं हुआ लेकिन उससे छोटा नंबर मैच हो गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो ये अप्रोच रहेगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीज्ड अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है ये, जैसे ही वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्ट कर जाती है वाटर से और वो बना देते हैं कार्बोनेट H2CO3 विच इज एसिडिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीज ऑन एक्सपोजर टू एयर। सो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? CO2 is dissolved in water from air. This is the correct answer here. Next को देख लेते हैं, oxygen from air dissolved in water. No, oxygen से तो molecular bonding हो रखी है water की, तभी तो वो water बना H2 2H2 plus O2, तभी तो आपके पास 2H2O बना। ओके, तो ये तो बॉन्डिंग है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे उससे हाफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके ही तो वाटर बनाएंगे। सो ऑक्सीजन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ग्राउंड वाटर एस्केप इनटू एयर। नहीं, वाटर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं है तो कैसे एस्केप होगी। नेक्स्ट है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द ग्राउंड वाटर एस्केप इनटू द एयर। कैसे हो सकता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो चुकी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। ओके, सो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज CO2। सो व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द फ्रेश ग्राउंड वाटर? इट रेंज फ्रॉम 6.5 टू 8.5। हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेश ग्राउंड वाटर की, और एक्चुअल जो वाटर होगा वो न्यूट्रल होगा। सो उसका जो pH वैल्यू होगा वो क्या होगा? 7 होगा। वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। जो pH की एक रेंज आती है जो 7 होगा, वो pH वैल्यू जिसकी 7 होगी वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। जिनका pH वैल्यू 7 से लेस होगा वो होंगे एसिडिक इन नेचर, एंड जिनका pH वैल्यू 7 से मोर होगा वो क्या होंगे? बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन स्पेस टू व्यू डिस्टेंट गैलेक्सी primarily two. The first option is get closer to the observed object, कि मीन्स हम जो है पदार्थ को निकट लाने के लिए, निकट नहीं लाते, इसमें पदार्थ अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो क्लोजर नहीं आएगा लेकिन वो क्लोजर होता हुआ दिखेगा हमें। ओके, सो गेट क्लोजर टू द ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है avoid the absorption of light or other radiation within the atmosphere of the earth. This is the correct answer here. जितनी भी लाइट्स होगी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और जितनी भी रेडिएशंस होगी एटमॉस्फेयर की वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तभी हमें जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा। जैसे कि हम सोलर इक्लिप्स के टाइम पे टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें वो क्लियर दिखाई देता है। इसका मीन्स ये नहीं है कि जो सन है वो हमारे पास आ जाएगा, वो सन अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन जो रास्ते में आने वाली रेडिएशंस है या लाइट है वो क्या हो जाएगी? अब्जॉर्ब हो जाएंगी। Now come to the next question. Which one among the following is not included in the major clinical sign as a case definition of AIDS in the children less than 12 year of age? Okay, so यहाँ पे वैसे तो चारों ही जो दे रखे हैं साइन वो इंक्लूड होते हैं, बट लॉस ऑफ वेट भी इंक्लूड होता है, क्रोनिक डायरिया जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं वो भी होता है, प्रोलॉन्ग फीवर, फीवर जो है वो ग्रेटर देन 1 मंथ रहता है। नेक्स्ट दे रखे
कफ, ठीक है, कफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया परसिस्टेंट ऑफ कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, सो इसीलिए ये क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, सो परसिस्टेंट ऑफ कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, ये लेस देन 12 ईयर एज के बच्चों में कफ जो है वो नहीं देखा जाता। यहाँ पे कफ होता है बट परसिस्टेंट नहीं होता, सो दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है द पोलैरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड होर्सशू magnet can be determined by using, option is a charged glass rod, an electroscope, a magnetic compass and none. So magnetic compass is the correct answer here. So horseshoe magnet होता कैसे है, horseshoe magnet होता है दिस साइड की। ओके, इसके दो पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ पोल। ओके, एक आपके पास होगी मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास में भी आपके पास दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ पोल। ओके, सो अगर ये जो मैग्नेट है इस तरह से मूव कर जाती है, ओके, नॉर्थ यहाँ आ जाता है और साउथ यहाँ आ जाता है, तो मीन्स ये जो हॉर्स मैग्नेट का पोल है वो नॉर्थ पोल होगा, बिकॉज सेम पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड डिफरेंट पोल रिपेल ईच अदर। सो नॉर्थ पोल हम इस तरीके से फाइंड, अगर ये नॉर्थ है तो डेफिनेटली ये पोल क्या होगा, साउथ पोल होगा। ओके, सो एन मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड होर्सशू। नेक्स्ट है when cream is separated from milk, what's the effect of the density of the milk? So first of all हमें समझना होगा, suppose ये एक बर्तन है उसमें हमने मिल्क रखा है। ओके, अगर मिल्क को उबाल के रखोगे, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो क्रीम है वो इकट्ठी हो जाती है ऊपर की तरफ, तो मीन्स जो क्रीम का वेट है वो लाइट है, और यू कह सकते हैं कि क्रीम की डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द मिल्क, तभी तो वो ऊपर आ गया। सो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अगर हाई मिल्क डेंसिटी में से लो क्रीम डेंसिटी को निकाल देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का भी, एचएससी का भी, और वेरी एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया। ओके, तो डेंसिटी ऑफ मिल्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक अमाउंट था मिल्क का, उसमें लो डेंसिटी वैल्यू भी थी, अब आपने लो डेंसिटी को तो निकाल लिया, तो टोटल अमाउंट बचा वो किसका बचा, हाई डेंसिटी का बचा। ओके, तो डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या होगी, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव द वर्ड विच कन्वे द सेम मीनिंग। कोवर्डाइज, कोवर्डाइज मीन्स होता है आपके पास डरपोक, जो डरपोक किस्म का आदमी होता है उसको हम बोलते हैं ये कोवार्ड नेचर का है। ओके, अब आपके पास ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। फर्स्ट देखते टिमिडिटी, टिमिड मीन्स भी क्या होता है, डरपोक। ओके, गैलेंट्री, हम गैलेंट्री अवार्ड देते हैं किसको, सैनिकों को हमारे, तो गैलेंट्री मीन्स हो गया वीरता, हम उसको बोलते हैं वीरता पुरस्कार। क्रिमिनल क्या होगा, जिसने कोई क्राइम किया होगा, और ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होगा यहाँ पे, मानवता। सो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, टिमी